ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग न्याय सिद्धांत पर बात कर रहे थे और न्याय सिद्धांत में सबसे जरूरी जो मुद्दा है वो जॉन रॉल्स पर हम लोग बात करने वाले हैं। आज पीडीएफ के साथ हम लोग कंटिन्यू करेंगे और एक ये भी खबर आप लोगों के लिए जो है शायद हो सकता है कि मजेदार हो कि फिलॉसफी ऑप्शनल भी हम लोग बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, इंग्लिश मीडियम। और मैं नहीं लूँगा, एक और टीचर हैं वो लेंगे। और वो भी जो है इसी तरह से गूगल मीट और फिर उसके जो है क्लासेस जो है हम लोग यूट्यूब पर देंगे। तो कुड बी एन इंटरेस्टिंग न्यूज़ फॉर यू गाइस, अगर आपको इंटरेस्ट आता हो इन सब चीज़ों में। तो ये भी बताना बड़ा ज़रूरी है कि फिलॉसफी का जो फोर्थ पेपर है ऑप्शनल, वो और आपका जो पेपर है पॉलिटिकल थिंकर्स, दोनों एग्जैक्टली मैच कर जाते हैं। तो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे एक काम और करना है, स्क्रीन शेयर कर दूँ तब तो दिखेगा आपको। गिव मी 1 more minute. Just want to share this with Shivam. Okay, good. So let's start with the जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स जो है ये यहाँ पर हमको लिखना चाहिए जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत। एक्चुअली मैं वो जो पढ़ा रहा था, आज मैं आप लोगों को बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले, वो मैंने पढ़ाया था जॉन रॉल्स द्वारा उपयोगितावादी न्याय सिद्धांत का खंडन। पर अभी हम लोग जो करने वाले हैं वो जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत है। जॉन रॉल्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो आज पीडीएफ जो है लेने के पीछे जो है एक बड़ा कारण ये भी है कि संभवतः मैं आपको ये समझा सकूं कि किस तरह से जो है पॉलिटिकल थ्योरीज को देखा जाना चाहिए। अगर पॉलिटिकल थ्योरीज के लिए आप जाइए तो जॉन रॉल्स का जो जन्म है वो 21 फरवरी 1921 को हुआ। आई विश कि आप लोग मेरी बात से कनेक्ट करते रहिएगा। जब आप ये कहते हैं कि जॉन रॉल्स का जन्म जो है 21 फरवरी 1921 को हुआ, तो इसका मतलब ये है कि जॉन रॉल्स का जन्म जो है उस समय हुआ जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और द्वितीय विश्व युद्ध की सुगबुगाहट अभी शुरू नहीं हुई थी। लेकिन यह वह भी समय रहा है जो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जबकि आप कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत शनह शनह धीरे धीरे जो है अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे थे। ये राजनीतिक सिद्धांत अब मरने लगे थे और ऐसी दशा में जब राजनीतिक सिद्धांतों की मृत्यु होने लगी थी, जॉन रॉल्स आते हैं और जॉन रॉल्स जो है वो राजनीतिक सिद्धांतों को कहीं न कहीं पुनर्जीवित करने का श्रेय भी ले जाते हैं। सवाल ये उठता है कि डेट की इंपॉर्टेंस तो चलिए यहां से समझ में आ जाती है कि 21 फरवरी 1921 को हुआ था, लेकिन अमेरिका में हुआ था इसका मतलब क्या है? ये पहले भी मैंने कहा है कि दर्शन हो, कोई शास्त्र हो,
कोई विज्ञान हो, वह तभी ज्यादा पनपता है, तभी ज्यादा वह आकार ग्रहण करता है, जबकि वह अगर हम कहें शांति और समृद्धि के माहौल में वह परिस्थितियां हो। किसी भी दर्शन की, किसी भी सिद्धांत की, खासतौर से अगर वह मानविकी से जुड़ा हुआ कोई सिद्धांत है, तो तत्कालीन परिस्थितियों का उसके जन्म में बड़ा विशेष योगदान होता है। जब हम लोग हॉब्स और लॉक को पढ़ेंगे, राजनीतिक विचारक को पढ़ेंगे, तो हम ये देखेंगे कि हॉब्स और लॉक जैसे जो विचारक हैं, उनके विचारों पर काफी गहरा असर जो है इन्होंने छोड़ा है, उनकी परिस्थितियों ने छोड़ा है। इस तरह से जॉन रॉल्स के बारे में अगर बात करें, तो जहां यूरोप जो है वह एक युद्ध के ध्वंसाशेष या खंडहर में तब्दील हो गया था, ना तो वहां की फिजाओं से बारूद की गंध पूरी तरह से गई थी, और ना ही बमगोलों के फटने की जो तपिश थी वह पूरी तरह से मिटी हुई थी। ऐसे में सुदूर कहीं अमेरिका शांतिपूर्वक व समृद्धि और आर्थिक प्रगति के मार्ग पर बढ़ चला था। और जब भी कोई देश शांत होता है, सहज होता है, प्रगति करता है, तो वहां पर लोगों का पेट भरा होता है, समय होता है, और जब पेट भरा होता है तो दर्शन भी उसमें जन्म लेता है। भूखे पेट न भजन हो गोपाला, यह सिद्धांत यहां पर भी पूरी तरह से लागू होता है। जॉन रॉल्स के दर्शन में तत्कालीन वैश्विक परिस्थितियों का आपको असर दिखाई देगा। हालांकि जॉन रॉल्स के बारे में अगर कहा जाए तो बचपन से ही इनको सामाजिक समस्याओं को समझने में रुचि थी। ये कुछ हद तक अगर आप कहें तो बुद्ध जैसे रहे होंगे, और थोड़े गॉड गिफ्टेड भी थे, विलक्षण प्रतिभा वाले व्यक्ति थे। और जवानी की दहलीज पर कदम रखते रखते यह कहीं न कहीं और अधिक विचारशील होने लगे थे। और जब ये ब्रह्मचर्य आश्रम को खत्म करके गृहस्थ आश्रम को मुड़े जॉन रॉल्स, यानी कि परिपक्वता की अवस्था, मैच्योरिटी की एज पाए 30 वर्ष तक, तो सामाजिक विषमताओं को देखा। उस समय पूरी दुनिया दो भागों में बटी हुई थी। एक साम्राज्यवादी देश ऐसे थे जो दुनिया के अन्य हिस्सों को अपना उपनिवेश बनाए जा रहे थे, और दूसरी तरफ शोषित देश थे। लेकिन जब इनकी मूछें फूटनी शुरू हुई होंगी जॉन रॉल्स की, तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ होगा। और जब तक ये ब्रह्मचर्य को पार किए होंगे, और जब तक ये ब्रह्मचर्य को पार किए होंगे, तब तक दुनिया जो है पूरी तरह से द्वितीय विश्व युद्ध को पार कर चुकी होगी, और कई नए देशों का उदय हो रहा होगा। और जिन नए देशों का उदय हुआ होगा, वहां पर सबसे बड़ी समस्या यही रही होगी कि शोषित देश से स्वतंत्र देश बनने के बाद अपने लोगों के बीच में संसाधनों का वितरण किस प्रकार किया जाए, किस तरह से लोगों को न्याय सुनिश्चित की जाए। क्योंकि सभी लोगों को बराबरी का हक दिलवाने के इसी नाम पर, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका रहा हो, चाहे भारत रहा हो, चाहे इंडोनेशिया रहा हो, सभी जगहों पर इसी नाम पर युद्ध हुए, स्वतंत्रता संग्राम हुए, और देश आजाद हुआ था। अगर भारत को भी देखिए तो आजाद भारत में भी कई बार लोग भाषा के नाम पर समानता की जो है बात किए थे, कई लोग क्षेत्रीय पहचान के नाम पर समानता की बात किए थे, धर्म और जाति के आधार पर भी जो विषमताएं थी उसको पाटने की कोशिश हुई थी। यह वही दौर है जब जॉन रॉल्स का दिमाग पूरी दुनिया को समझ रहा था। यह वही समय था कि जब नेहरू जमींदारों से जमीन को छीन छीन करके इसे भूमिहीन कृषकों के बीच में बांटने की कोशिश कर रहे थे। यही तो समय रहा होगा।
और इसी पूरी दुनिया में जो ये हलचल पैदा हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जॉन रॉल्स उसे समझते थे। उसने जॉन रॉल्स के दिमाग को उद्वेलित किया होगा, और जब जॉन रॉल्स का दिमाग उद्वेलित हुआ तो तमाम पत्र पत्रिकाओं में उन्होंने इस सामाजिक विषमताओं को समझ करके इस समस्या के समाधान को जो है प्रस्तुत करने की कोशिश की और बुद्धिजीवी होने का प्रमाण दिया। 1950 में इन्होंने लिखना प्रारंभ किया, और तात्विक रूप से जो इनके प्रथम विचार थे वह न्याय उचितता के रूप में यह पहला लेख था जो इनका छप करके दुनिया के सामने आया 1957 में। यानी कि करीबन 36 साल की उम्र में एक पहला आधिकारिक और प्रभावकारी लेख जो है दुनिया के सामने जॉन रॉल्स का था। इस विचार को जो है न्याय के सिद्धांत के रूप में यहां पर जो है जॉन रॉल्स ने जो है मान्यता दी। अब जॉन रॉल्स एक प्रोफेसर के तौर पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक थे, और यहां पर प्राध्यापन करते समय ही जॉन रॉल्स ने 1971 में अपनी पहली पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस प्रकाशित करवाई। यानी कि काफी लंबा समय लगा होगा जब जॉन रॉल्स ने दुनिया को समझा होगा और उस पर अपनी जो है विचार रखे। इस पुस्तक में न्याय पर आधारित एक आदर्श समाज की विवेकपूर्ण तथा तर्कसंगत संरचना पूरी प्रस्तुत की गई। पॉलिटिकल थ्योरी के मुझ जैसे जो टीचर्स हैं, हम लोग थ्योरी ऑफ जस्टिस को जरूर पढ़ते हैं। जैसे कि फिलॉसफी अगर पढ़नी हो तो मेडिटेशन जरूर पढ़ते हैं, अ क्रिटिक ऑफ प्योर माइंड जरूर पढ़ा जाता है। भारतीय दर्शन को समझने के लिए आपको उपनिषद, गीता और षड दर्शन पढ़ना होता है। वही जगह पश्चिम में न्याय सिद्धांत के लिए अ थ्योरी ऑफ जस्टिस की बनती है। पुस्तक 9 भागों में विभाजित है, पतली पतली है, और लगभग 600 पेज में यह किताब लिखी गई है। और इस पुस्तक का क्या देन है? इस पुस्तक की सबसे बड़ी देन है कि जॉन रॉल्स को राजनीतिक चिंतन के पुनरोदय का जनक होने का गौरव प्राप्त हुआ। 1993 में, यानी कि तकरीबन 72 साल की उम्र में जॉन रॉल्स की दूसरी रचना आई थी, जिसका नाम था पॉलिटिकल लिबरलिज्म। इसे आप राजनीतिक उदारवाद की भी संज्ञा दे सकते हैं, लेकिन यह बड़ा जरूरी है कि इसको राजनीतिक उदारवाद बोलने के बजाय आप हिंदी में ही पॉलिटिकल लिबरलिज्म लिखिए। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश मत कीजिएगा। यह प्रकाशित की गई थी। इसमें जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत को संशोधित रूप में पेश किया गया। इसके बाद 1999 में जॉन रॉल्स की 2 रचनाएं आई। सर एक सेकंड, हाँ सर पूछना चाह रहा था। सर ये आपने इसमें बोला कि इनको वापस से पुनरुदय का जनक बताया गया रॉल्स को, तो उससे पहले बीच में राजनीति हट गई थी है सर? राजनीति नहीं, आप शायद पहली क्लास मिस कर रहे हैं जब राजनीतिक सिद्धांतों के बारे में चर्चा की गई थी। और राजनीतिक सिद्धांतों को हमने 2 भागों में बांटा था। एक जो है परंपरागत राजनीति और दूसरा आधुनिक राजनीति। जब परंपरागत राजनीति के बारे में चर्चा की गई तो वहां पर यह प्रश्न भी रखा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास या 20वीं सदी के जो है मध्य दशकों में आते आते कहीं न कहीं राजनीतिक सिद्धांतों का क्षरण होने लगा था। नए राजनीतिक सिद्धांत नहीं लिखे जा रहे थे, और इस पर बहुत सारे लोगों ने जो है इसे राजनीतिक सिद्धांत के क्षरण का काल कहा है। आधुनिक वो जो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांतों का काल है, जिसमें कि आपने दार्शनिक, ऐतिहासिक, वैधानिक, संस्थागत इस तरह का पीरियड देखा है।
इसके उलट जो राजनीतिक सिद्धांतों का दूसरा दौर आया, उसमें आपने जो है आधुनिक तरीके देखे। पहले में जहां मूल्य पर आधारित थे, दूसरे में तथ्य पर आधारित आए। पहला जहां निगमनात्मक दर्शन का दौर था, वहीं पर दूसरा जो है आगमनात्मक दर्शन का दौर रहा है। ये चर्चा की है, शायद अब आपको याद आ रहा हो। हाँ सर, वो फर्स्ट क्लास एक्चुअली मेरी लैप्स हुई थी, मैं था नहीं। या ओके, तो वहां पर ये चर्चा की गई। बाकी लोग को याद आ रहा है, सभी लोगों को? श्वेता? ओके, डन। तो जहां थे वहीं से लौटते हम लोग। तो क्लियर हो गया ना पुनीत? जी सर। अब जॉन रॉल्स की जो दो रचनाएं और आई 1999 में, कलेक्टेड पेपर्स और द लॉ ऑफ पीपल्स। कलेक्टेड पेपर्स में जॉन रॉल्स के 1950 से लेकर के 1995 तक प्रकाशित सभी लेखों का संकलन प्रस्तुत किया गया। और इनकी जो दूसरी पुस्तक थी द लॉ ऑफ पीपल्स, इसमें जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र में लागू करने का प्रयास किया। इसके बाद जॉन रॉल्स की पुस्तक आई लेक्चर्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ मॉरल फिलॉसफी। ये एथिक्स की बुक थी, नीति शास्त्र पर बुक थी जॉन रॉल्स की। और उसके बाद इनकी अंतिम रचना आती है जस्टिस एज फेयरनेस और री स्टेटमेंट। 2001, 80 साल की उम्र में इन्होंने ये बुक लिखी। और इन दोनों किताबों में जॉन रॉल्स के महत्वपूर्ण व्याख्यानों एवं लेखों का संकलन तैयार किया गया। और इस तरह से अपने अंतिम क्षण तक जॉन रॉल्स जो है वो जिस महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर के सबसे अधिक काम करते हैं, और वह है न्याय का सिद्धांत। लेकिन 24 नवंबर 2002 को, मैं दुर्भाग्यवश तो नहीं कहना चाहिए, उम्र हो गई थी, सामाजिक न्याय के मसीहा के रूप में जॉन रॉल्स की जीवन ज्योति बुझ जाती है। परंतु जॉन रॉल्स के विचार आज भी राजनीतिक क्षितिज के पर वैसे ही जगमगा रहे हैं, खासतौर से पश्चिमी राजनीतिक चिंतन विचारधारा के रूप में, जैसे कि उत्तर दिशा में कोई ध्रुव तारा हो। वह आज भी लोगों को मार्ग प्रदर्शित करता है। अब जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत के बारे में अगर मैं बात करूं, तो पहले भी क्लासेस में यह चर्चा की जा चुकी है कि न्याय की अवधारणा राजनीतिक दर्शन की महत्वपूर्ण अवधारणा है। बल्कि अगर कहा जाए तो मोटे तौर पर राजनीति का लेना देना ही इसी बात से है कि किसको क्या मिले और क्यों मिले। नकारात्मक भेदभाव को हटा करके समाज में बराबरी किस तरह से जो है लाई जाए। न्याय का मतलब पिछले क्लासेस में हम लोगों ने चर्चा किया था कि एक भेदभाव रहित समाज के रूप में देखा जाए। लेकिन जब किसी एक आम इंसान से आप इसी मुद्दे पर बात करते हैं, तो रोजमर्रा की जिंदगी में न्याय को वह एक अलग चश्मे से देखता है। उसका कहने का मतलब होता है कि न्याय उसे न्यायालय से जुड़ी हुई कोई चीज लगती है। कोई कानून बना दिया जाए, कोई विधि हो, उसकी तर्कसंगत व्याख्या कर दी जाए, यही उसको न्याय लगता है। जहां पर जज ऑर्डर करता रहे। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या सभी कानून, सभी विधियां हमेशा तर्कसंगत और न्यायपूर्ण होती हैं? जैसे कि अगर वर्तमान काल में कहा जाए कि भारत में अब तक का सबसे बड़ा डिसास्ट्रस जो है कानून कौन सा है,
तो हम निसंदेह जो है बिना कुछ सोचे जो है, आपके मन में भी वही बात आई होगी ना कि ब्लंडर एक कानून अगर हुआ है, आपके मन में क्या आया वैसे, या मैसेज करके बताइए। सेडिशन नहीं, सेडिशन तो बहुत पुराना है। मैं पिछले 50 सालों में या आजादी के बाद जो बने हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। आप मुद्दे से भटक गई। जो बना हो, यूएपीए या एग्जैक्टली तो पुनीत देशद्रोह को मानते। देशद्रोह अभी का कानूनी है, सेडिशन एंड देशद्रोह दोनों एक ही बात है। तो दो लोग जो है उस पर गए हैं, और एक ऑप्शन मुझे मिला है यूएपीए को लेकर के, या यूएपीए भी जो है डिसास्टर्स कानून है, पर बहुसंख्यक जो है दो लोगों के जवाब जो मिले हैं वो कृषि कानून को लेकर के मिले हैं। तो अगर यूएपीए का भी उदाहरण ले लें, हम कृषि कानून को भी ले लें या सेडिशन को भी ले लें, तो हम एक बात तो जो है बिना किसी संदेह के कह सकते हैं कि ये सारे के सारे कानून ऐसे हैं जो कि अवहेलना करते हैं उस न्याय संगत समाज की, वह न्याय की अवहेलना करते हुए दिखाई देते हैं। यही बात मैं यहां पर रखना चाहता हूं। तो ऐसा नहीं है कि अगर गहराई से विचार करेंगे कि सभी कानून हमेशा न्यायपूर्ण हो, यह जरूरी नहीं है। न्याय को लेकर के एक और मान्यता वह रही है कि वह निष्पक्ष और पारदर्शी हो। हिंदी फिल्मों का दृश्य तो याद होगा आप लोगों को अच्छे से, जिसमें कानून की देवी आंख पर पट्टी बांधे, यहां आंख बंद ही है, पट्टी नहीं बांधी है, लेकिन फिर भी आंख पर पट्टी बांधे आपको नजर आएंगी। ये हाथ में तराजू, आंख में पट्टी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है निष्पक्षता और पारदर्शिता। यह निर्भया कानून पर कोई एक कविता लिखी गई थी कि सदियों से अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधे वो कानून की देवी देख रही थी, देखो जरा अब न्याय का पलड़ा भारी करके वो मंद मंद मुस्कुरा रही है, कलंकी पापियों का अंत करने को आज वो यमदूतों को बुला रही है। ये रेखा शर्मा जो मंजुला हृदय के नाम से लिखती हैं, इसमें इन्होंने निर्भया पर यह लिखा था जब निर्भया के दोषियों को फांसी हुई थी। पर मतलब क्या था कि तराजू जो है वह निष्पक्ष है, किसी एक तरफ झुका नहीं है तराजू, दोनों तरफ बराबर है। और आंख पर पट्टी मतलब पारदर्शी है। वो अब कहेंगे कि आंख पर पट्टी बांध करके पारदर्शी कैसा हो जाता है? वो पारदर्शी इसलिए हो जाता है कि वो अपने और पराये में भेद नहीं करता है, कोई भेदभाव नहीं। एग्जैक्टली इसका अर्थ यही है कि पारदर्शिता और निष्पक्षता को न्याय का अभिन्न पहलू माना जाता है। राजनीति एक बड़ी समस्या तक इस सवाल से जुड़ी रही है कि किसे क्या मिलता है और क्यों मिलता है। मानव चिंतनशील प्राणी होने के नाते राजनीतिक समाज के प्रादुर्भाव से ही अपने लिए न्याय की मांग करता है। बल्कि राज्य का निर्माण भी क्यों हुआ होगा, या राज्य के निर्माण के मूल में भी कहीं न कहीं इस न्यायपूर्ण वितरण की ही बात रही होगी। न्याय की समस्या जो है वह मुख्यतः यह निर्णय करने की समस्या है कि समाज के विभिन्न वर्गों
कि व्यक्तियों और समूहों के बीच विभिन्न वस्तुओं, सेवाओं, अवसरों, लाभ आदि को आवंटित करने का नैतिक और न्यायसंगत आधार क्या हो। और यही वजह रही है कि अनेक विचारकों ने स्वतंत्रता तथा समानता के विरोधी दावों को हल करने के लिए अपने न्याय सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। एक्चुअली में कई बार अगर आप देखेंगे तो स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। स्वतंत्रता और समानता विरोधी कैसे हो जाते हैं? इसके पीछे तर्क यही है, अगर मैं ज्यादा स्पष्ट उसमें कहूं तो स्वतंत्रता क्या करती है कि वह व्यक्तिवादी बना देती है, और समानता समूह के तौर पर निर्णय लेती है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर ना रहे। तो जब समानता बढ़ाने की बात करते हैं तो कई बार स्वतंत्रताओं पर रोक लगती है। जैसे आप इसको ऐसे कल्पना करिए कि आप मम्मी पापा, भैया भाभी और छुटकी जो है 5 साल की भतीजी सब वैष्णो माता चले। स्वतंत्रता है कि अपने मन में धुनी रमा करके माता के चरणों में अपना मन लगा करके जोर से बोलो जय माता दी का नारा गुंजायमान किए हुए आप ऊपर चढ़ते जाइए, चढ़ते जाइए, चढ़ते जाइए। लेकिन साहब, क्या सभी लोगों को इसी तरह से चढ़ने की इजाजत दी जा सकती है? या फिर हमें देखना होगा कि दादाजी जो धीरे धीरे चल रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा हमको ठहरना पड़ेगा, जो पांव में पंख लगे हैं उन्हें नोच करके फेंकना पड़ेगा। हालांकि यह पूरी तरह से हमारा निर्णय हो सकता है, और हो सकता है कि हम चाहते हों कि लपक करके झपक करके टट्टू से भी तेज दौड़ करके तबड़क तबड़क हम ऊपर चढ़ जाएं। मन स्वतंत्रता ये इस बात को कहती है, लेकिन परिवार एक इकाई के रूप में एकजुट रहे और सबको जो है एक तरह से दर्शन प्राप्त हो, इसके लिए हमें अपनी स्वतंत्रताओं का त्याग करना पड़ेगा। और कई बार हम खुद नहीं करते हैं तो पिताजी के जो है पुरानी रबर की चप्पल 2-4 जब इधर उधर पड़ती है तो स्वतंत्रता वैसे ही उड़ जाती है और समानता आ जाती है। तो स्वतंत्रता और समानता ये कई बार विरोधी भी हो सकते हैं, और मैं कई बार शब्द का प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि आपका बालपन या बालमन उन तर्कों को ढूंढ के बैठ जाए कि जहां पर स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी नहीं है। लेकिन जब हम स्वतंत्रता और समानता पर और गहराई से विचार करेंगे तो पाएंगे कि कई बार ये एक दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। और इन अनेक विचारकों ने स्वतंत्रता और समानता के विरोधी दावों को हल करने के लिए अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और ऐसे विचारकों में जॉन रॉल्स का नाम बड़े इज्जत और बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। जॉन रॉल्स की जो अपनी प्रसिद्ध किताब रही है, एक बार फिर से मैं कहता हूं किताब का नाम याद होना चाहिए, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, में अपने न्याय के सिद्धांत को प्रस्तुत करते हुए उपयोगितावादियों के विचारों का खंडन किया। अब हाय रे मन की दशा पूछेगी तो है ही कि ये उपयोगितावाद क्या है। आते हैं इस पर, लेकिन उसके पहले हेयक के विचार पर भी आ जाएं। ये जरा हेयक को पकड़िएगा। हेयक कहते हैं, अभी आते हैं श्वेता, अभी आते हैं उपयोगितावाद क्या है। हेयक कहते हैं कि प्रगति और न्याय के बीच में अगर कभी द्वंद्व हो
तो प्रगति को चुनना चाहिए, न्याय की उस समय उपेक्षा कर देनी चाहिए। यानी कि बड़े बड़े हेलीकॉप्टरों के लिए बड़े बड़े हेलीपैड बनवाने हों, अमीरों के धन्ना सेठ की ट्रकों को दौड़ाने के लिए, उनका माल यहां वहां लाने ले जाने के लिए, सस्ता श्रम उपलब्ध कराने के लिए, चौड़ी चौड़ी सड़कों को पाने के लिए धानी चुनर वाले हरे भरे खेतों को मिटा दीजिए, खत्म कर दीजिए उन्हें। लेकिन पहला सवाल यह है कि क्या सबको भरपेट रोटी मिलेगी? क्या सबको अनाज उपलब्ध होगा? भूख बढ़ती चली जा रही है, भूखमरी बढ़ती चली जा रही है, लेकिन काली काली सड़कों का लालच भी उतना ही तेज बढ़ता चला जा रहा है। हम उन काली सड़कों को या उद्योगपतियों के काली करतूतों को आप इन काली सड़कों के नाम पर प्रगति की संज्ञा दे देते हैं। तो प्रगति और न्याय के बीच में ये कहते हैं कि न्याय को नेतृत्व में डाल करके भी अगर प्रगति को हासिल करना हो तो कीजिए। और हेयक उदारवादी चिंतक हैं, लेकिन उदारवाद कई बार खोल बैठ पहन करके बैठता है समाजवाद का, लेकिन अंदर से वह रंगा सियार है जिसे पूंजीवाद का नाम जानते हैं। कठोर समाजवाद साम्यवाद में तब्दील हो जाता है और नरम मुलायम समाजवाद अंततः धीरे धीरे पूंजीवाद की तरफ बढ़ता है। भारत में भी हमने उदार समाजवाद को, गांधी और नेहरू के उदार समाजवादी दर्शन को लिया। तो जब तक नेहरू थे वह अपने आदर्श और व्यक्तित्व की वजह से नेहरू भारत में समाजवाद को संजो करके रखते हैं। लेकिन उसके बाद देश में नारा गुंजायमान होता है, आधी रोटी आधी धोती मांग रही नेहरू की बेटी। और धीरे धीरे यह गुंजायमान होता हुआ नारा कब समाजवाद की चादर से बाहर अपने पूंजीवादी पैर को पसारने लगता है पता नहीं चलता। और मनमोहन सिंह और नरसिंह राव की जोड़ी तक आते आते यह पूरी तरह से अपने पांव जो है बाहर दिखाने लगता है। तो उदारवादी चिंतन में प्रगति और न्याय दोनों के रहने की बात की जाती है, लेकिन उदारवादी चिंतक धीरे धीरे जब अपना जो है ज्यादा स्पष्ट चेहरा दिखाते हैं तो वह वहां पर समाजवाद पर पूंजीवाद विजय पाने लगता है और न्याय पर प्रगति का विचार विजय पाने लगता है। यह बात हेयक के दर्शन में आपको स्पष्ट तौर से दिखाई देगी। क्या मेरी बात स्पष्ट है? यस सर। ऑर्डर। यहां पर हेयक के प्रगति बनाम न्याय की इस विवाद में हेयक न्याय की अवहेलना करके प्रगति का पक्ष लेते हैं, लेकिन हेयक की इस विचारधारा का खंडन भी जॉन रॉल्स करते हैं। जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत की शुरुआत में ही न्याय के बारे में यह तर्क दिया कि अच्छे समाज में कई सद्गुण होते हैं, एक सद्गुण कोई नहीं है, और उनमें न्याय का भी महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसा नहीं कि केवल न्याय ही न्याय है, केवल न्याय ही माई बाप है, बाकी सबको भुला दीजिए। तो कहते हैं कि कई सारे सद्गुण होने चाहिए, जिनमें से कि न्याय भी एक महत्वपूर्ण सद्गुण है।
अपनी बात को स्पष्ट रखते हुए एक कोटेशन के तौर पर जॉन रॉल्स का ये बहुत फेमस कोटेशन है, आपको याद रखना चाहिए और ध्यान देंगे तो एक ही बार में याद हो जाएगा। ये जो ग्रीन कलर में आपके सामने है, कहते हैं कि न्याय उत्तम समाज की आवश्यक शर्त है, परंतु यह उसके लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि किसी समाज में न्याय के अतिरिक्त भी दूसरे नैतिक गुणों की प्रधानता हो सकती है। आप प्लेटो के पास चले जाइए, प्लेटो के राज्य में न्याय के अलावा भी सद्गुण है, विवेक है, साहस है, संयम है, और आप किसी एक की अवहेलना नहीं कर सकते हैं। लेकिन रॉल्स इस बात को लेकर के दृढ़ हैं कि जो समाज अन्यायपूर्ण है उसकी कभी प्रशंसा नहीं की जानी चाहिए। मुझे लगता है कि रॉल्स यहां पर, अगर मैं तारक मेहता के उल्टा चश्मा के जेठालाल गड़ा की तरह अगर मैं बात करूं तो मैं बोलूंगा एकदम जबरदस्त एकदम आइडिया है। सही है ना कि न्याय उत्तम समाज की आवश्यक शर्त है, परंतु इसके लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि किसी समाज में न्याय के अतिरिक्त भी दूसरे नैतिक गुणों की प्रधानता हो सकती है। जो समाज अन्यायपूर्ण है उसकी प्रशंसा नहीं की जानी चाहिए। यहीं पर हेयक की जो है टांग खींचने का अगली जो लाइन है, यह विशेषकर हेयक की टांग खींचने का काम है। आप जरा गौर करिएगा इस लाइन पर, मतलब आपके मुंह में स्वाद आ जाएगा इस लाइन के बाद। यहां पर यह कहते हैं कि जो विचारक यह मांग करते हैं कि सामाजिक उन्नति के लिए न्याय के विचार को बाधा के रूप में खड़ा नहीं करना चाहिए, उनका ध्येय, अब ये देखिए यही जो लाइन है यहां तक जो आपने पढ़ा, और किस तरह से आपके दिमाग में, आपका दिमाग कैसे एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए कि जब आप केवल यह लाइन पढ़ रहे हो कि जो विचारक यह मांग करते हैं कि सामाजिक उन्नति के लिए न्याय के विचार को बाधा के रूप में खड़ा नहीं करना चाहिए, उनका ध्येय समाज को नैतिक पतन की तरफ ले जाने वाला होता है। अब सामाजिक न्याय उन्नति के लिए न्याय के विचार को बाधा के रूप में नहीं खड़ा करना चाहते हैं, यहां पर हेयक सटाक से आपके दिमाग में नेपथ्य में बैकग्राउंड म्यूजिक की तरफ बजना चाहिए। बजा, न्याय के बिना समाज की उन्नति और उत्तम समाज की स्थापना दोनों ही असंभव है। यहां पर उन्होंने हेयक की लंका लगा दी। क्लियर है? अब एक बात बताइएगा, नहीं ये दोनों लाइन नहीं, ये जो ऊपर की लाइन है ये तो हेयक के साथ साथ, चूंकि आपने देखा कि रॉल्स का जो पूरा का पूरा जीवन है वह जीवन ही न्याय की संकल्पना को समर्पित है। ठीक है ना? हालांकि दूसरी लाइन की पृष्ठभूमि पहली लाइन है। अब जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की व्याख्या पर चलते हैं। जॉन रॉल्स ने अपने न्याय संबंधी विचार सर्वप्रथम 1950 में से बनाने शुरू किए और 1957 में न्याय उचितता के रूप में नामक लेख में उन्होंने अपने न्याय संबंधी विचार प्रस्तुत किए। 1963 तथा 1968 में अपने विचारों को उन्होंने आगे बढ़ाया और वितरणात्मक न्याय की अवधारणा प्रस्तुत की। तो हम लोगों ने दो तरह के न्याय देखे थे, वह कौन कौन से थे? आप में से किसी को याद है न्याय के दो प्रकार? प्रक्रियात्मक न्याय, तथ्यात्मक न्याय। प्रक्रियात्मक और दूसरा तत्वात्मक। ठीक है, इसको हम
विवरणात्मक भी बोल सकते हैं। याद है श्वेता? नहीं, गायब है। चलो पिछले क्लास में जाकर के फिर से देख लेना। कुछ गुण बता सकती हो प्रक्रियात्मक न्याय क्या है और तत्वात्मक न्याय मोटे तौर पर? अपर्णा कनेक्ट करो, लिखवाया है। सर प्रक्रियात्मक है वो क्षमता पर आधारित होता है। और यह मुख्य रूप से पूंजीवाद को सपोर्ट करता है। यस सर। और तत्वात्मक ये परिणाम पर आधारित होता है कि समानता पे स्थापित हो, आवश्यकता पूरी हो, आवश्यकता या परिणाम पर हो, और मुख्य रूप से मार्क्सवादी ये समाजवाद या समाजवादी जो है इसके समर्थक होते हैं। याद आया सबको? नहीं सर, मैं थी नहीं। हाँ, तुम्हारी जो है तबीयत खराब थी। अभी मेरे को जब ये समाजवाद लिखा तो मुझे याद आया। चलो ठीक है, कोई नहीं। अगर छूट गया हो तो पिछली क्लासेस को जाकर के देखिए आप। हाँ देखना है, लिखना भी है, लिखे भी है। हाँ, तो पिछली क्लास को जब जाकर के देखोगे तो यू विल गेट इट। जिसका भी छूटा हो वो पिछली क्लास जाकर के देखे। जो बच्चे ऑनलाइन नहीं रहते हैं, बड़े अच्छे बच्चे हैं, फीस भी जमा कर देते हैं, लेकिन तो भी ऑनलाइन नहीं आते हैं, वो लाइव भी देखते हैं। वो मतलब लाइव नहीं देख पाते हैं। उनमें से कुछ के जो है अलग अलग वो हैं, कुछ तो समय के बेचारे मार खा जाते हैं। तो अगर यहीं पर आकर के अब आप देखिए तो यू विल फाइंड इट कि इन्होंने जो है अपना जो है विवरणात्मक जो है विचार प्रस्तुत किया। ये हमेशा पकड़े रहिएगा। 1971 में जॉन रॉल्स ने जिस पुस्तक का प्रतिपादन किया उसमें वितरणात्मक न्याय के दर्शन होते हैं। जॉन रॉल्स वितरणात्मक न्याय समझौतावादी सिद्धांत पर आधारित है। तो अब ये समझौतावादी सिद्धांत क्या है इसको हम आगे चल करके देखेंगे, अभी मैं इसको टच नहीं कर रहा हूं। जॉन रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत को पेश करते हुए सबसे पहले उपयोगितावादी विचार का खंडन किया। एक्चुअली में दर्शन शास्त्र जब भी जन्म लेता है तो कैसे लेता है? आप पुराने किसी भी दर्शन शास्त्र को पढ़िए तो दर्शन शास्त्र जब भी चलेगा तो उसकी एक विशिष्ट परिपाटी होती है दर्शन शास्त्र की, जिसे कि खंडन मंडन परिपाटी कहते हैं। कौन सी परिपाटी बोलते हैं? खंडन मंडन। खंडन मंडन का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले पुराने दर्शन की आलोचना होगी, यानी कि जो पहले से बसा हुआ है उसको ढा दो, वहां पर जो है पूरा गोबर वगैरह लीप पोत दो, एकदम चिकना कर दो, फिर उसके बाद अपना नया दर्शन प्रस्तुत करो। अपना नया दर्शन प्रस्तुत करो। तो ये खंडन, नकारात्मक, मंडन, सकारात्मक। तो खंडन मंडन की प्रक्रिया पर ही दर्शन शास्त्र बढ़ती है। और चूंकि जॉन रॉल्स खुद जो है वह एक दार्शनिक है, इसलिए जॉन रॉल्स की शैली में यह खंडन मंडन महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहां पर उन्होंने यह प्रक्रियात्मक आधार जो है न्याय सिद्धांत को या वितरणात्मक न्याय सिद्धांत को जो है इन्होंने यहां पर बढ़ाया है। जॉन रॉल्स ने सामाजिक सहयोग में न्याय की भूमिका को स्पष्ट करते हुए न्याय को सरल बनाया है और अपने सिद्धांत को प्रक्रियात्मक आधार दिया है। जॉन रॉल्स ने न्याय को उचितता के रूप में, यह उनका पहला लेख है, परिभाषित करते हुए न्याय के सिद्धांत की परंपरागत समझौतावादी अवधारणा को उच्च स्तर पर अमूर्त रूप प्रदान किया। यानी जो पहले से समझौतावादी अवधारणा चल रही थी उसको उन्होंने एक अलग लेवल पर उठाए। और अपने न्याय सिद्धांत की तुलना उन्होंने किससे की? उस समय के मशहूर उपयोगितावादी और अंतःप्रज्ञावादी दर्शन से की, न्याय से की। और इसके मुकाबले वितरणात्मक तथा सामाजिक न्याय सिद्धांत की श्रेष्ठता को स्थापित किया। जॉन रॉल्स
को हम यहीं पर लेकर के चलते हैं। न्याय के अच्छा यहां पर जो है हम लोग अभी इसके बाद जो है उपयोगितावाद और अंतःप्रज्ञावाद पर चर्चा करेंगे। जॉन रॉल्स अपने न्याय सिद्धांत की शुरुआत इसी समस्या से करता है कि न्याय क्या है। इस समस्या का समाधान जॉन रॉल्स इस बात में तलाश करता है कि न्याय की समस्या प्राथमिक वस्तुओं और सेवाओं के न्यायपूर्ण और उचित वितरण की समस्या है। यह प्राथमिक वस्तुएं, अधिकार व स्वतंत्रताएं, शक्तियां व अवसर, आय और संपत्ति तथा आत्मसम्मान के साधन हैं। और जॉन रॉल्स जो है इन्हें शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय का नाम देता है। यह शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय तब तक नहीं समझ में आएगी जब तक कि पिछला जो है क्लास आप जाकर के उठा करके देखते नहीं है। जॉन रॉल्स का कहना है कि जब तक वस्तुओं और सेवाओं आदि प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण नहीं होगा तब तक सामाजिक न्याय की कल्पना करना असंभव है। एक मिनट, मैं आप लोग की कुछ और मदद कर सकता हूं क्या? यस, ये देखिए दो न्याय के सिद्धांतों की चर्चा है। एक जो है प्रक्रियात्मक न्याय है। प्रक्रियात्मक न्याय चूंकि श्वेता का भी छूटा था और मुझे लग रहा है कि पुनीत का भी छूटा था। पुनीत मैं सही हूं ना? तुम्हारा भी छूटा था? यस सर। तो एक बार फटाफट जो है रिवाइज कर लें। प्रक्रियात्मक न्याय औपचारिक या वैधानिक न्याय है। प्रक्रियात्मक न्याय में वही प्रकार ये भी आप बोल सकते हैं समकालीन उदारवादी विचारक विश्वास रखते हैं। इस न्याय में सेवाओं, पदों और वस्तुओं के वितरण को का आधार अधिकार माना जाता है। यानी कि इसमें जो है वितरण का जो है आधार जो है वह अधिकार के रूप में तय किया जाता है। हम लोग पहले भी देख चुके हैं। प्रक्रियात्मक न्याय में क्षमता पर बल दिया जाता है। प्रक्रियात्मक न्याय में बाजारवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण माना गया है। अब ये देख लीजिए कहीं न कहीं पूंजीवाद है, जो अभी हम और अपर्णा इस बात पे सहमत हो रहे थे। न्याय की इस अवधारणा में प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। तो अगर ये लाइन आप याद रखिए और ये लाइन याद रखिए तो आपको जो है चीजें जल्द समझ में आएंगी। अब जॉन रॉल्स के संदर्भ में क्या कहा है कि वह शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय के रूप में जो है चलता है, यानी कि वह अधिकार पर ज्यादा बल देता है, वह क्षमता पर कि कौन कितना क्षमतावान है उस आधार पर देता है। जब इस बात को ध्यान में रख करके जब आप जॉन रॉल्स को पढ़ेंगे, ये लाइन को ध्यान में रख करके जब जॉन रॉल्स को पढ़ेंगे तो जॉन रॉल्स आपको और स्पष्ट होते हुए दिखाई देंगे। हालांकि इसकी आलोचना भी है कि न्याय की कल्पना जो है यह व्यक्ति को केंद्र में रख करके करते हैं और यह भूल जाते हैं कि व्यक्ति जो है सामाजिक प्राणी है। समाज में हर व्यक्ति की स्थिति विषम है, इसलिए असमता मूलक समाज में न्याय का प्रक्रियावादी स्वरूप असंगत हो जाता है। इसका उलट जो है वह सामाजिक न्याय या तत्वात्मक न्याय है। तत्वात्मक न्याय का अभिप्राय सामाजिक आर्थिक न्याय से है। अब ये देखिए सामाजिक आर्थिक न्याय तो ये कहीं ना कहीं समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण को लेकर के चलता है। तत्वात्मक न्याय में व्यक्ति की मूलभूत आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयत्न किया जाता है। तो यहां पर आवश्यकता महत्वपूर्ण हो जाती है। यहां पर न्याय की संकल्पना अवसर की समता पर आधारित है, जिसका कि रॉल्स नहीं मानते हैं। तत्वात्मक न्याय का क्रांतिकारी स्वरूप मार्क्सवादियों ने माना है। इनके अनुसार न्याय का अभिप्राय पूंजीवादी व्यवस्था का पूर्ण उन्मूलन है। यह एक ऐसे साम्यवादी समाज की कल्पना है जिसमें उत्पादन के साधनों पर पूरे समाज का नियंत्रण होता है। अतः मार्क्सवादी अवसर की समानता के बजाय सभी के लिए समान परिस्थितियों का समर्थन करते हैं। मार्क्सवादी के अनुसार कल्याणकारी राज्य या सामाजिक लोकतंत्र द्वारा न्याय की प्राप्ति नहीं हो सकती।
आलोचना क्या है कि मार्क्सवाद व्यवस्था में जिस प्रकार एक दल का प्रभुत्व या आधिपत्य स्थापित हो जाता है उसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता का अंततः दमन कर दिया जाता है। तो व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कहां पर, वितरण में, लेकिन या प्रक्रियात्मक में, और यहां पर व्यक्ति को पूरी तरह से दमन कर दिया जाता है। और जिस सर्वहारा वर्ग शासन पर की वकालत करते हैं मार्क्सवादी, वहां पर सर्वहारा वर्ग का शासन न होकर के अंत में सर्वहारा वर्ग पर ही शासन हो जाता है। मुझे लग रहा था कि शायद इस चीज की जरूरत पड़ेगी हम लोगों को, इसलिए मैं यहां तक चला आया। अब इस बात को लेकर के चलिए कि जॉन रॉल्स ने, अब थोड़ा ऊपर और चलते हैं एक पेज। जॉन रॉल्स के अनुसार न्याय की समस्या प्राथमिक वस्तुओं और सेवाओं के न्यायपूर्ण व उचित वितरण से है। यह वितरण शब्द से ही आप पकड़ लेंगे कि वितरणात्मक न्याय की यह चर्चा कर रहे हैं। यह कहते हैं कि प्राथमिक वस्तुएं, अधिकार और स्वतंत्रताएं, शक्तियां और अवसर। अब देख लीजिए कि प्रक्रियात्मक न्याय में अधिकार पर जोर दिया गया है, प्रक्रियात्मक न्याय में अवसर की समानता की बात की गई है, समान अवसर की बात की गई है, आय और संपत्ति तथा आत्मसम्मान के साधन है। तो इस तरह से ये लाइन आपको जो है काफी कुछ क्लियर कर देगी कि ये किस तरह के दर्शन के बारे में बात कर रहे हैं। अभी भी किसी को इस लाइन से कंफ्यूजन हुआ है? कोई कंफ्यूजन है किसी को? नन? ये लाइन एकदम क्लियर हो गई। अब थोड़ा हाँ नाम बता भी दो। ओके डन। अब कहते हैं कि जॉन रॉल्स ने इन्हें शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय का नाम दिया। जॉन रॉल्स का कहना है कि जब तक वस्तुओं और सेवाओं आदि प्राथमिक वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण नहीं होगा तब तक सामाजिक न्याय की कल्पना करना निरर्थक है। अब यहीं पर आ जाइए उपयोगितावाद की आलोचना पर। ठीक है ना? अब ये कहते हैं कि उपयोगितावाद एक्चुअली में नीति शास्त्र, जरा मैं आप लोगों को थोड़ा दूर टहलाने ले चलूंगा, नीति शास्त्र में चले। नीति शास्त्र का महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? एथिक्स का। एथिक्स का बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या करना चाहिए, क्या करने योग्य है। या शुभ क्या है, व्हाट इज गुड। इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग विचारकों ने ढूंढा। इन्हीं विचारकों में से कुछ लोगों ने कहा कि जो सुख दे सुख ही शुभ है। सुख मतलब प्लेजर इज गुड। जो लोग सुख ही शुभ है मानते हैं उनको हम कहते हैं सुखवादी। अब सुखवाद में यहां पर भी हो सकता है कि यह स्वार्थवादी हो सकता है, यह परार्थवादी हो सकता है,
या फिर यह सर्वार्थवादी हो सकता है। तो अब यहीं पर सुखवाद के दार्शनिकों में बड़ा नाम जो है वह अगर मैं लूं तो हॉब्स का है, बेंथम का है, सिजविक का है, मिल्स का है। ये बड़े नाम हैं जो कि ये मानते हैं सुखवाद में हॉब्स, बेंथम, सिजविक और मिल्स की सुख है। इसमें से हॉब्स की जो विचारधारा है वह पूरी तरह से स्वार्थवादी है, यानी कि अगर आपको लगता है कि गले तक दबा करके दाल चावल खाए और दोपहर में बिस्तर पर दोनों टांग और हाथ पसार करके अगर सो गए, खूब बढ़िया सा नींद आ रही है, तो हॉब्स कहते हैं यही सुख है। यह कुछ हद तक भारत में चार्वाक का जो दर्शन है कि यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, कि जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, कर्ज लेकर के भी घी पियो, भस्मीभूत हो जाने वाली यह शरीर फिर कहां प्राप्त होने वाली है। चार्वाक का यह भौतिकवादी दर्शन ही हॉब्स का जो है यह सुखवादी दर्शन से मिलता जुलता है, एग्जैक्टली नहीं है, दोनों के बीच में फिर भी मोटा अंतर है। इसके उलट अगर मैं बात करूं तो कुछ लोगों ने कहा कि अपना ही सुख आप कैसे जो है सबसे बेहतर मान सकते हैं। हो सकता है कि अपने सुख के लिए मैं किसी के घर में आग लगा दूं, तो लोगों ने कहा कि अपना सुख नहीं दूसरे का सुख हो सकता है। तो कुछ लोगों ने कहा कि अपने सुख के मुकाबले दूसरों के सुख की जो चिंता करता है वो ज्यादा बेहतर है। और यही जो है हमारे लिए किसी भी सूरत में चाहने योग्य है। ये इस बात का जिक्र करते हैं, इसको हेडोनिज्म की जो है नाम दिया है, सही है, सुखवाद को हेडोनिज्म कहना चाहिए। इसी बात का जिक्र लोगों ने कहा कि अपने सुख की बजाय करने के दूसरों के सुख की आप चर्चा करेंगे तो आप अपने आप खुद ही सुखी हो जाएंगे। तो लोगों ने कहा कि दूसरों के सुख में भी अगर आप अपना ही सुख ढूंढ रहे हैं तो परार्थवादी कहां, तब भी आप सुखवादी हैं। यहीं पर बेंथम नजर आते हैं और बेंथम कहते हैं कि अधिकतम का, बेंथम बड़े मशहूर हुए, अधिकतम व्यक्ति का अधिकतम सुख, यानी कि यह काफी हद तक कौन से दार्शनिक हो गए, अधिकतम व्यक्ति का अधिकतम सुख की अगर चर्चा करेंगे तो आप किधर आकर के खड़े हो जाते हैं, ग्रेटेस्ट प्लेजर ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट प्लेजर ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर में इसी बात को आकर के जो है बेंथम बोलते हैं, अधिकतम व्यक्ति का अधिकतम सुख। यानी कि मात्रात्मक रूप से बेंथम में मिल्स क्या जोड़ देते हैं, बेंथम में मिल्स ये जोड़ देते हैं कि सुख केवल मात्रात्मक रूप से नहीं
गुणात्मक रूप से भी बेहतर होना चाहिए। बेंथम में क्या है कि रसगुल्ला खाने से और किताब पढ़ने से जो सुख मिलता है, बेंथम दोनों को एक बराबर मान लेते हैं। मिल्स कहते हैं कि मात्रा ही नहीं गुणात्मक भी है। वो कहते हैं कि किसी को पटक पटक करके कूच कूच के मारने में जो सुख है और गुलाब को सूंघने में जो सुख है, उसमें गुलाब का सूंघना या किताब पढ़ना ज्यादा बेहतर सुख माना जाएगा, क्योंकि उसमें गुण ज्यादा है, क्वालिटी ज्यादा है, और फिर जो है इसके लिए कई सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। हालांकि बेंथम भी जब सुख के बारे में बात करते हैं तो बेंथम 14 प्रकार के सुख और 12 प्रकार के दुखों की चर्चा करते हैं, लेकिन वो सब गुणात्मक हैं। मिल्स वहीं पर अलग जाते हैं। तो ये सुखवादी दर्शन है। इस सुखवाद में अंततः निष्कर्ष क्या निकलता है कि जो ज्यादा सुख उत्पन्न करने में सक्षम है वही जो है शुभ है। यानी कि सुख की परिभाषा जो है या शुभ की, यहां पर सुख और शुभ एक ही है, वह किसी वस्तु के उपयोगिता पर निर्भर करता है। उपयोगिता पर निर्भर करता है, यानी कि जो जितना उपयोगी है वह उतना, और किस चीज में उपयोगी है, सुख उत्पन्न करने में उपयोगी है, वह उतना ही शुभ है। ठीक है श्वेता, तुम और किस चीज को समझना चाह रही हो? यहां पर बड़ा अच्छा लाइन इन्होंने याद दिलाया, अपर्णा ने। मिल्स का एक बड़ा बढ़िया कथन है। मिल्स कहते हैं कि मात्रात्मक सुख से गुणात्मक सुख बेहतर है। मात्रात्मक सुख से गुणात्मक सुख बेहतर है। एक स्टेटमेंट के जरिए इसी बात को मिल्स रखते हैं और कहते हैं कि असंतुष्ट सुकरात संतुष्ट मूर्ख से बेहतर है। असंतुष्ट सुकरात संतुष्ट मूर्ख से बेहतर है, यानी कि बौद्धिक और गुणात्मक सुख को इन्होंने मिलने बेहतर माना है। ऑल क्लियर? वाव सर, हाँ वाव सर नहीं, वाव मिल्स। श्वेता ऑल क्लियर? तो इसी बात को लेकर के सब खिचड़ी हो गई। चलो एक एक करके, तुम वाइस पर आओगे? खांसी आ रही, इसको एक एक करके समझो। मैं फिर से जो है स्लाइड के जरिए ही चलूंगा। नीति शास्त्र में, एथिक्स में प्रश्न है, मूल प्रश्न है कि सुख क्या है, सॉरी शुभ क्या है, व्हाट इज गुड, शुभ क्या है।
इसका जवाब अलग अलग विचारकों ने अलग अलग तरीके से दिया। अलग अलग विचारकों ने अलग अलग तरीके से दिया। इसी बात का जवाब एक स्कूल ने दिया, एक विचार ने दिया, जिसको कहते हैं सुखवाद। सुखवाद जब इसका उत्तर देता है, जिसको कि हेडोनिज्म कहा गया इंग्लिश में, सुखवाद के अनुसार सुख ही शुभ है। सुख ही शुभ है। अब सुख ही शुभ में प्रश्न उठा कि किसका शुभ, किसका सुख, एक का, 10 का, मेरा, उसका, किसका। इस सुखवाद के प्रमुख विचारकों में कौन है? प्रमुख विचारकों में अगर नाम लेंगे हम तो हॉब्स, बेंथम, मिल, सिजविक आदि हैं। हालांकि कालक्रम के हिसाब से मिल्स के पहले सिजविक को रखना चाहिए था। ठीक। हॉब्स स्वार्थी हैं। हॉब्स कैसे हैं? स्वार्थी हैं। मतलब अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ये कौन है? अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ये विशुद्ध रूप से हॉब्स हैं। मोदी जी में आ गई आप। नहीं, मोदी जी नहीं, हॉब्स। है ना, हॉब्स हैं। ये कोरोना पीरियड की वजह से आप बोल रही हैं, ठीक ही है, पर हम लोग को हॉब्स से मतलब है। ये हॉब्स स्वार्थी हैं, यानी कि अपना सुख ही शुभ है। लेकिन सभी लोग इससे सहमत नहीं हैं। हॉब्स के बाद बेंथम आते हैं। बेंथम सर्वार्थवादी हैं। सर्वार्थवाद क्या कहता है? कि सबका सुख, तो यह कहे कि सबका सुख एक साथ तो संभव है नहीं कि सब सुखी हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो कहे कि अगर सब सुखी नहीं हो सकते तो फिर किसका सुख लेकर के चलेंगे? तो कहे कि अगर सभी सुखी नहीं हो सकते हैं तो अधिकतम का, अधिकतम सुख, यानी कि अधिकतम व्यक्ति का अधिकतम सुख। इसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं ग्रेटेस्ट प्लेजर ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। लेकिन अभी भी बेंथम जो है वह मात्रात्मक सुख को तवज्जो दे रहे हैं। इसी बेंथम को आगे बढ़ाते हैं। हालांकि सिजविक बीच में बड़े महत्वपूर्ण हैं। सिजविक की एक बात मुझको बड़ी पसंद आई अपनी लाइफ में। सिजविक की किताब का नाम है द थ्योरी ऑफ एक्सक्यूजेस। सिजविक की किताब का नाम क्या है? थ्योरी ऑफ एक्सक्यूजेस। थ्योरी ऑफ एक्सक्यूजेस। थ्योरी ऑफ एक्सक्यूजेस में यानी कि बहानों का सिद्धांत, हिंदी में इस किताब का नाम क्या होगा? बहानों का सिद्धांत। अब मतलब कि एक बार फिर से वही एकदम से जबरदस्त किताब है ये, जबरदस्त।
किताब, बहानों का सिद्धांत। और इनके थ्योरी का नाम है, जो सिजविक ने थ्योरी दी, सिजविक भी सुखवादी हैं, लेकिन सिजविक की बुक का नाम जो है वो बड़ा मतलब जो थ्योरी है उस थ्योरी को दिए अपना। हाँ सर, क्यों बहानों का सिद्धांत किए कुछ कोई कोई मतलब उदाहरण दीजिए ना कि क्यों इन्होंने बहानों का सिद्धांत मतलब थ्योरी या ये किस तरह से मनुष्य जो है अपने आप को लेकर के चलता है और वहां पर जो है वह अपने आने वाली जो है शुभ को या समस्याओं को किस तरह से वह बच करके अपने आप को सेफगार्ड करता है कि इस बार जो है बारिश ज्यादा हो गई तो हम नहीं पढ़ पाए, इस बार कोरोना हो गया तो हम ज्यादा नहीं पढ़ पाए, इस बार ऑनलाइन हो रहा था तो हमारा उतना मन नहीं लगता था, इस बार गए तो पढ़ने के लिए गए थे, देखे थे कि जो है गुलाब के खेत में एक जो है काली काली भैंस लौट रही थी, हम उसी में उलझ गए। तो लगातार अपने आप को डिफेंस करने के लिए किस तरह से आप काम करते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल समझ रहा हूं, तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो, तुम्हें जो है रुग्ण शिरोमणि का अवार्ड भी मिलेगा। श्वेता को मैं जब से जानता हूं तब से इसको बीमार देख रहा हूं। क्यों सर, क्यों? क्यों क्या, जब तुम्हें बीमार रहती हो तो बीमारी बोलूंगा ना। बीमार नहीं रहते, ज्यादा बैठ जाते तो दिक्कत है। ज्यादा बैठ जाते, कभी इधर से टूटती है, कभी उधर से फूटती है, कभी ये कभी वो, कुछ ना कुछ तो लगा ही रहता है ना। कुछ नहीं होगा तो ये फिसल के गिर के अपना कुछ तोड़ लेगी। टैलेंट है, सबके पास नहीं होता। हाँ, सबके पास नहीं होता, ये तुम्हारा स्पेशल टैलेंट है। तो सिजविक की जो थ्योरी है उस थ्योरी का नाम है पैराडॉक्स ऑफ हैप्पीनेस। ये बड़ा बढ़िया है, यानी कि इसको अगर मैं हिंदी में डिफाइन करूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं इसको, सुखवाद का विरोधाभास। सुखवाद का विरोधाभास। ये यहां पर कहते हैं, सिजविक कहते हैं कि सुख अच्छी चीज है, सुख को मना नहीं कर रहे हैं सिजविक, लेकिन कहते हैं सुख के पीछे भागने से सुख नहीं मिलेगा। जैसे कि विराट कोहली को सेंचुरी मारने में बड़ा मजा आता था, लेकिन अगर विराट कोहली के दिमाग में नंबर 1 ही बनना आ गया, विराट कोहली के दिमाग में 24 घंटा यही चलने लगे कि मैं टॉप क्लास हूं, मैं टॉप क्लास हूं, तो विराट कोहली फिर सेंचुरी नहीं मार पाएंगे। बल्लेबाज को चौका और छक्का मारने में मजा आता है, लेकिन वह बॉल की मेरिट पर चौका और छक्का मारेगा कि पहले से डिसाइड कर लेगा मारना ही मारना, वीरेंद्र सहवाग की तरह नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं ये इसी चीज पर निर्भर करता है कि कैसे जो है हम जो सुख के लिए जा रहे हैं, हमें सुख के पीछे भागना छोड़ना पड़ेगा, हमें उसके अनुरूप कर्म करना पड़ेगा। सिजविक यहां पर थोड़ा सा गीता से, श्रीमद् भागवत गीता से वह लाइन चुरा लेते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुमाते संगो वस्तु कर्मणि। तुम कर्म करोगे उसके अनुरूप तो सुख होगा। आईएएस बनना चाहते हो तो आईएएस बनने के अनुरूप करो, और दिन रात बैठ करके कि बन गए आईएएस, हो गए कलेक्टर, न छूटेंगे अपने न टूटेंगे सपने, और इसी ख्याल में अगर तो मुंगेरी लाल के अंत में वो हसीन सपने ही साबित होंगे। सुख के पीछे भागने से सुख आपके और आगे भागेगा। जितना तेजी से तुम सुख के पीछे भागोगे, सुख तुमसे उतना ही आगे भागेगा। आज का जो भौतिकवादी समाज है वह इसी से परेशान है, यही उसके कष्ट का कारण है।
सिजविक है, बड़ा महत्वपूर्ण दर्शन है। सिजविक से भी आगे चलकर के जब मिल्स आते हैं, तो अगर हम कहें तो मिल्स ने, स्टुअर्ट मिल्स इनका पूरा नाम है, और इनकी किताब का नाम ही है यूटिलिटेरियनिज्म। हेनरी सिजविक, स्टुअर्ट मिल्स की बुक का नाम है उपयोगितावाद। अब यह उपयोगितावाद क्या है? यह सुखवाद का ही परिष्कृत रूप है, सुखवाद का ही परिष्कृत रूप है। इसमें स्टुअर्ट मिल्स बेंथम को क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि सुख गुणात्मक होना चाहिए, ना कि मात्रात्मक, और मात्रात्मक सुख पर गुणात्मक सुख को जो है तवज्जो दी जानी चाहिए। रसगुल्ला खा के जो सुख मिलता है उसके मुकाबले किताब से पढ़ने से जो सुख मिलता है वह ज्यादा स्थायी और ज्यादा टिकाऊ होता है। स्टुअर्ट मिल्स उसके कई सारे मापदंड भी देते हैं कि कैसे कौन से सुख को, अगर सुख, एक सुख के मुकाबले दूसरा सुख चुनना हो तो हम क्या क्या स्टैंडर्ड मान सकते हैं। जैसे टिकाऊपन हो सकता है, एक से ज्यादा लोगों के लिए हो सकता है। मेरे 10 लोगों के मुकाबले अगर एक ही सुख है जो 10 लोगों को दे सकता है सुख, वही उसकी जगह दूसरा सुख है जो 20 लोगों को देगा, तो हमें 20 लोगों वाला सुख चुनना चाहिए, ना कि 10 लोगों वाला। यहां पर वह बेंथम को ही आगे बढ़ाते हुए मिलते हैं। इसी में गुणात्मक और मात्रात्मक का अंतर करते हुए जो अपर्णा ने लाइन दी थी, वह लाइन बड़ी जबरदस्त लाइन थी, जिसमें वो ये कहते हैं, मिल्स, स्टुअर्ट मिल्स कहते हैं कि असंतुष्ट सुकरात एक संतुष्ट मूर्ख से बेहतर है। असंतुष्ट सुकरात एक संतुष्ट मूर्ख से बेहतर है। यह बात कौन उठाता है? यह स्टुअर्ट मिल्स उठाते हैं और यह कहते हैं कि वही कर्म करो जो सुख दे, ज्यादा लोगों का सुख देने में उपयोगी हो, वही है। इसी तरह से न्याय की अवधारणा पर ये उपयोगितावादी क्या बोलेंगे कि जो उपयोगितावादी न्याय क्या होगा? जो अधिकतम को उसका सुख या न्याय या वितरण संसाधनों का करे, वही उपयोगितावादी न्याय है। क्लियर है ये बात? क्लियर हो तो मैं, अभी तुम्हारा सब क्लियर हो गया ना, तो जरा 2 मिनट का टाइम दो, 2 मिनट का ब्रेक लूंगा, उसके बाद आऊंगा।
तो शुरू करें। अब उपयोगितावाद को समझ लिया तो मैं यहीं पर चाहूंगा कि उपयोगितावाद के साथ साथ आप अंतःप्रज्ञावाद को भी अच्छे से समझ लीजिए। अंतःप्रज्ञावाद, एवरीवन इज बैक? इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंट्यूशनलिज्म। अंतःप्रज्ञावाद, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक बहुत पुराना शेर है कि जो तेरे अंदर हरदम गूंजती है वह आवाज ही तो सच बयां करती है। जो तेरे अंदर हरदम गूंजती है वह आवाज ही तो सच बयां करती है। इस शेर का मतलब क्या है? यह ठीक ऋषियों महात्माओं वाली वह जो है कहानी है कि जहां पर यह कहा जाता है कि अपने आत्मा की आवाज सुनो, जो तुम्हारी आत्मा की आवाज है वही सत्य है। यह अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण दर्शन है कि जो आत्मा की आवाज है वही सत्य है। क्योंकि तुम्हारी आत्मा में परमात्मा का वास है और वह कभी भी असत्य नहीं बोलेगा। यानी कि शुभ के मतलब तुम्हें अगर कभी नैतिक दृष्टि से यह निर्णय लेना पड़ जाए कि क्या सही है क्या गलत है, तो तुम अपनी अंतःप्रज्ञा पर, तुम अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुनो। यही अंतःप्रज्ञावाद है। अगर इस बात को हमने सत्य मान लिया तो हमारा जो है निकल जाएगा। और इसके महत्वपूर्ण दार्शनिक जो हैं, अपर्णा बता सकती हो कि इसका दार्शनिक कौन है? यस, बटलर। अंतःप्रज्ञावाद का पश्चिमी जगत में जनक जिसे माना गया है वह बटलर को माना गया है। तो मेरे हिसाब से उपयोगितावाद और अंतःप्रज्ञावाद, यह दोनों आप लोगों को स्पष्ट होगा। स्पष्ट हुआ? दैट्स गुड। अगर ये स्पष्ट हो गया तो आइए अब हम वहां पर चलें जहां से कि हमने कहानी छोड़ी थी। उपयोगितावाद की अगर हम आलोचना करें तो जॉन रॉल्स के अनुसार वो कहते हैं कि उपयोगितावाद का सिद्धांत अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के अनुसार, यानी उपयोगितावाद का सिद्धांत क्या है? ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। यह प्राथमिक प्लेजर की जगह हैप्पीनेस शब्द का इस्तेमाल किया है। कहते हैं कि यह प्राथमिक वस्तुओं के न्यायपूर्ण वितरण में बाधा डालता है। क्यों बाधा डालता है, जरा इस बात को समझें। इसके लिए यह कहते हैं कि अगर हम अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख पहुंचाने के चक्कर में यह देखना भूल जाते हैं
कि इससे व्यक्ति विशेष को कितनी हानि हो रही है। और आप जानते हैं कि जॉन रॉल्स कैसे विचारक हैं। जॉन रॉल्स जो है वह वितरणात्मक न्याय या प्रक्रियात्मक न्याय पर जोर देते हैं, जो कि व्यक्ति विशेष पर जोर देता है, जो समूह विशेष पर जोर नहीं देता है। इसलिए उपयोगितावाद के अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की आलोचना करना इनके लिए जो है आप काफी हद तक समझ सकते हैं कि अपरिहार्य रहा होगा। ठीक है। जॉन रॉल्स ने उपयोगितावाद की आलोचना को और आगे बढ़ाते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि सुखी लोगों के सुख को कितना ही क्यों न बढ़ा दिया जाए, सुखी लोगों के सुख को कितना ही क्यों न बढ़ा दिया जाए, उससे दुखी लोगों के दुख का हिसाब बराबर नहीं किया जा सकता। यानी कि सुख अगर 100 लोगों का हो और वो ये तय कर लें, एक गांव में 100 लोग रहते हैं, इसको ऐसे एक उदाहरण से लीजिए, और वो ये तय कर लें उनमें से 80 लोग कि चलो 20 लोगों को मार काट डाला जाए और उनके खेत खलिहान सब पर कब्जा कर लिया जाए, जैसा कि अक्सर बहुसंख्यक समाज करता है। अब देखिए आज की तारीख में भी भारतीय राजनीति काफी इसी परिदृश्य पर घूम गई है कि बहुसंख्यकवाद अल्पसंख्यकों पर हावी होने लगा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहानी चल गई है। लेकिन आप पॉलिटिकल साइंस के अगर स्टूडेंट हैं तो आप राजनीतिक नारों के पीछे के छिपे के नियतार्थ पर भी जा सकते हैं। तो अगर 80 लोग कहते हैं कि 20 लोगों की जमीन छीन लो, उनको मार डालो, तो क्या इसको न्यायपूर्ण वितरण आप मान सकते हैं? लेकिन अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख कहेगा कि ठीक 80 खुश सुखी है तो कर दो। तो इसी बात को जॉन रॉल्स कहते हैं कि सुखी लोगों के सुख को कितना ही क्यों न बढ़ा दिया जाए, उससे दुखी लोगों के दुख का हिसाब बराबर नहीं किया जा सकता। जॉन रॉल्स ने उपयोगितावाद का खंडन करने के स्थान पर न्याय उचितता के सिद्धांत का जो है प्रस्तुत किया। यानी कि उपयोगितावाद का जो है जवाब इन्होंने किस चीज से दिया है? न्याय उचितता, उचितता नहीं, उचितता भाई, न्याय औचित्यता नहीं होती है। औचित्य तो औचित्य का औचित्यता कभी सुना है क्या? नहीं। उचितता कुछ भी बना लो, यहां पर एक जो है ये संज्ञा के तौर पर, औचित्यता शब्द नहीं हो सकता। न्याय औचित्य के रूप में, उचितता की जगह औचित्य शब्द इस्तेमाल कर लो तो वो भी सही है, न्याय औचित्य के रूप में। ठीक है। सर निष्पक्षता नहीं हो सकता, निष्पक्षता कौन करते हैं? पैरेलल, निष्पक्षता नहीं, निष्पक्षता नहीं हो सकता है। नहीं, ये एक्चुअली में इंग्लिश का ट्रांसलेशन है ना बेटा। तो इंग्लिश में जो है उन्होंने जो है निष्पक्षता अलग शब्द हो गया और उचितता अलग शब्द हो गया, दोनों अलग अलग शब्द हैं। हर एक चीज जो उचित हो वो निष्पक्ष हो, ये जरूरी नहीं है। पूजा में क्या अगरबत्ती जलाई जानी चाहिए या धूप जलाई जानी चाहिए, इसको लेकर के कुछ लोग तर्क देने लगे हैं कि चूंकि अगरबत्ती में बांस होती है और बांस को किसी भी शुभ कार्य में जो उसकी डंडी होती है वो बांस की बनती है नीचे की, तो कुछ लोग तर्क देते हैं कि बांस को जो है जलाया नहीं जाना चाहिए शुभ कार्यों में, तो अगरबत्ती में तो आपने बांस जला दिया। तो उचित है या अनुचित है, यहां पर बांस का जलाया जाना या अगरबत्ती के जलाए जाने पर उचित या अनुचित का प्रश्न तो उठेगा, लेकिन यह निष्पक्षता का प्रश्न तो नहीं आएगा ना।
जॉन रॉल्स ने जो है उपयोगितावाद का खंडन करके उसके स्थान पर न्याय उचितता के रूप में सिद्धांत प्रस्तुत किया। जॉन रॉल्स ने उपयोगिता की ओर अधिक आलोचना इसलिए भी की क्योंकि उपयोगितावाद का सिद्धांत संपूर्ण की खुशी के बजाय अधिकांश की खुशी का समर्थन करता है। अधिकतम का अधिकतम सुख है, सबका सुख की बात नहीं करता है उपयोगितावाद। इसलिए जॉन रॉल्स को जो है थोड़ा बेसुआदी सा लगता है। यह सिद्धांत सामाजिक न्याय के विरुद्ध इसलिए भी जाता है क्योंकि इसमें अल्पसंख्यकों के दावे को बहुमत द्वारा कुचल दिया जाता है। अभी एक उदाहरण लिया हमने 100 में 80 और 20 का, ये लाइन क्लियर होगी। उपयोगितावादी सिद्धांत न्याय के सामान्य सिद्धांत के विरुद्ध भी जाता है क्योंकि यह समाज में प्रत्येक सदस्य की भूमिका को अस्वीकार कर देता है। अधिकतम में वह इंडिविजुअल को छोड़ देता है। जॉन रॉल्स के अनुसार हम किसी अन्य के लोक कल्याण के दावे को रद्द नहीं कर सकते और बहुसंख्यक की अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करने के चक्कर में किसी अन्य की स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकते। यह महत्वपूर्ण कोटेशन रहेगा। ठीक रही यहां तक की बात लाइन। उपयोगितावादी जो विचारक हैं वह इस बात पर जोर देते हैं कि सामाजिक नीति निर्माताओं का प्राथमिक कार्य यह है कि वे सामाजिक उपयोगिता में वृद्धि करें, कि वह समाज में क्या उपयोगी है इस बात पर जोर देते हैं। लेकिन अंतःप्रज्ञावादी जो हैं उनका कार्य है कि वे सामाजिक उपयोगिता में, ये थोड़ा सा लाइन गड़बड़ हो गई, लेकिन कुछ उपयोगितावादी प्रज्ञावादी उपयोगितावाद की इस आधार पर प्रशंसा भी करते हैं कि इससे सामाजिक उपयोगिता में वृद्धि होती है। तो एक तरफ तो उपयोगितावाद को जो है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रज्ञावादियों का यह भी मानना है कि किसी का दमन करके और निर्दोष को सजा देकर के सामाजिक उपयोगिता में की गई वृद्धि अन्यायपूर्ण ही होती है। तो अब बटलर जैसे विचारक, देखिए जो अंतःप्रज्ञावाद है वो भी सुखवाद से जुड़ा है। अंतःप्रज्ञावाद आत्मा की आवाज कब सुनने के लिए कहता है? जब मिल्स कंफ्यूज करा देते हैं कि इसकी सुने या उसकी सुने, ये बढ़िया वो बढ़िया, तो अंतःप्रज्ञावादी उपयोगितावाद से बिल्कुल हट नहीं जाते हैं। अंतःप्रज्ञावाद वस्तुतः उपयोगितावाद का समर्थन करते हैं। तो जब यह होता है कि कौन सी चीज ज्यादा उपयोगी है हमें कैसे पता चले, तो अंतःप्रज्ञावादी कहते हैं कि हे भैया अपने दिल की सुनो, अपने इंट्यूशन की सुनो, फॉलो योर इंट्यूशन, फॉलो योर गट्स एंड योर गट्स विल टेल यू दैट व्हाट इज रॉन्ग और व्हाट इज राइट, व्हाट यू शुड फॉलो, विच हैप्पीनेस और विच प्लेजर इज बेटर देन अदर हैप्पीनेस और प्लेजर। इस बात की चर्चा वो करते हैं। तो प्रज्ञावादी इस बात में तो मानते हैं कि सामाजिक उपयोगिता में वृद्धि करिए, लेकिन अंतःप्रज्ञावादी ये नहीं कहते हैं कि निर्दोष को सजा दे करके, जैसे कि कई बार ये लोग कहते हैं, हम लोग कहते हैं ना कि सजा क्यों देनी चाहिए, तो कहते हैं कि उसको इतनी कठोर सजा दो कि किसी और की हिम्मत ना पड़े। तो यहां पर सजा देने का लक्षण क्या हुआ? सजा देने का लक्ष्य क्या हुआ? सजा देने का लक्ष्य यह हुआ कि हम औरों को सुधारने के लिए इसको सजा दे दें। इसे समाज में एक संदेश जाएगा। तो क्या समाज में संदेश भेजने के लिए जो है निर्दोष को भी फांसी पे लटका दो, दिखा दो कि अगर तुम ये करोगे तो तुमको इस तरह से फांसी पे लटकाया जाएगा? लाहौल मिला कुव्वत, क्या बोल रहे हैं जनाब आप? तो अंतःप्रज्ञावादी यही कहते हैं कि किसी का दमन करके और निर्दोष को सजा देकर के सामाजिक उपयोगिता में की गई वृद्धि अन्यायपूर्ण ही होती है। क्या यह बात प्रज्ञावादी
एक तरफ उपयोगितावाद की एक आधार पर अगर प्रशंसा कर रहे हैं, तो वही अंतःप्रज्ञावादी दूसरे आधार पर उपयोगितावाद की आलोचना भी कर रहे हैं। ये क्लियर है पॉइंट? अच्छे से समझ में आया सबके? दैट्स गुड। और यही वो बिंदु है कि जहां पर उपयोगितावाद और अंतःप्रज्ञावाद में एक द्वंद्व पैदा होता है, एक तनाव पैदा होता है। और जब यह द्वंद्व और यह तनाव पैदा होता है, तो जॉन रॉल्स जब देखते हैं कि अंतःप्रज्ञावादी जो है उपयोगितावाद का जो है खंडन कर रहा है, तो वो कहते हैं तो जितना दूर तक अंतःप्रज्ञावाद टांग खींचता है उपयोगितावाद की, तो जॉन रॉल्स कहते हैं साथ में वो भी हाथ लगा देते हैं कि जोर लगा के हाय सा। लेकिन वही अंतःप्रज्ञावादी जब एक अलग आधार पर उपयोगितावाद के साथ खड़ा दिखाई देता है, तो जॉन रॉल्स कहते हैं ना। मतलब ये कि जॉन रॉल्स जितनी निर्ममता के साथ उपयोगितावाद का खंडन करते हैं, उसके मुकाबले अंतःप्रज्ञावाद के साथ कुछ सहानुभूति, कुछ प्यार मोहब्बत जरूर दिखाते हैं। ठीक बात है? दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। एग्जैक्टली। जॉन रॉल्स ने स्वीकार किया है कि उपयोगितावादियों और प्रज्ञावादियों के बीच तनाव को प्रज्ञावाद द्वारा कुछ कम किया जाना चाहिए, ताकि सामाजिक न्याय की अवधारणा के पास पहुंचा जा सके। इसके लिए जो है जॉन रॉल्स मानते हैं कि हमें प्राथमिकता के नियमों का पालन करना चाहिए। अब यहीं पर आइए समझौतावाद का सिद्धांत पर। मुझे लगता है कि आज की क्लास को मैं यहीं पर रोक दूं और समझौतावाद का सिद्धांत जो है वह कल चर्चा करूं। हां, मुझे भी यह लग रहा है ना? तो धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुझे चिंता जो है पुनीत की भी है। तो अपर्णा, तुम्हारा क्या मानना है?